हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। और प्रश्न उत्तर की नई सीरीज में हम अपना नया क्वेश्चन लेके आए हैं और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसकी डिमांड को समझते हैं और उसका पूरा फॉर्मेट समझने का प्रयास करते हैं। आज का क्वेश्चन आर्टिकल 22 के ऊपर है और सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 22, ये एक आवश्यक बुराई है। ये दो शब्द है, यानी ये जरूरी भी है। अब ये जरूरी क्यों है, इसके पीछे के भी तर्क देने पड़ेंगे, है ना। और बुराई है, बुराई क्यों है, यानी इसमें नकारात्मक बातें क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। ये दोनों बातें हमें सिद्ध करनी पड़ेंगी और एक बेहतर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा जिसमें हम आवश्यकता को भी सिद्ध कर दें कि भाई ये जरूरी भी है राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा इत्यादि के लिए। और इसकी जो नकारात्मकता वाली बात है कि सचेत तरीके से इसको लागू किया जाए, इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए विशेष प्रयास करके इसे लागू किया जाए। यानी एक हम ये कह सकते हैं एक बेहतर निष्कर्ष के साथ हम इसे खत्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो अब हम सिंपली शुरू कर सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान है इसमें और बेसिकली पूरे के पूरे आर्टिकल 22 में। और यदि हम एक एक करके अनुच्छेदों की बात करें तो हमें शॉर्ट में बता देना होगा कि भाई 22(1) कहता है कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराने का अधिकार प्राप्त है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। इसी 22(1) का जो दूसरा प्रोविजन है वो ये कहता है कि यथाशीघ्र अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से, यानी अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है। और 22(2) कहता है कि अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश किया जाना जरूरी है। यानी जो 22(1) और 2 है ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के रक्षोपायों की व्यवस्था करता है। 3 चीजें देता है, भाई गिरफ्तारी का कारण बता दो, विधि व्यवसाय यानी वकील से परामर्श करने का अधिकार दे दिया गया है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति की आजादी दी गई है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जो 22(3) है ना, यहां पे साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि जो 22(1) और 22(2) के तहत जो उपबंध है, ऐसे उपबंध ऐसे व्यक्तियों पे लागू नहीं होंगे जिन्हें या तो अन्य शत्रु देश का व्यक्ति हो, भाई कोई शत्रु देश का व्यक्ति हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ करता हुआ पाया जाए तो उसको फिर ये 3 अधिकार नहीं दिए जाएंगे। दूसरी बात, या वो व्यक्ति किसी निरोधक निवारक निरोध का उपबंध के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया हो। जैसे बहुत सारे निवारक निरोधक तंत्र हमारे देश में समय समय पे काम करते रहे हैं, जैसे टाडा, पोटा, है ना, इसके साथ UAPA। तो इस तरीके के जो निवारक निरोध उपबंध के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे में ये जो 3 अधिकार सामान्य आपराधिक मामलों में लोगों को मिलते हैं, ये अधिकार उनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी आधार पे बुराई की जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली ये जो प्रावधान किया गया अन्य शत्रु देशीय व्यक्ति के लिए, निवारक निरोध व्यक्ति के लिए, ये इसीलिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने, जिन्हें संविधान में, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होगी, लोक व्यवस्था, इन्हें संविधान में विशिष्ट तौर पे परिभाषित नहीं किया गया, इनके नाम पर निवारक निरोध कानूनों का निर्माण का आधार बनाता है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था के आधार पे अलग अलग निवारक निरोधक कानून बने हुए हैं और बनते हैं, मतलब बनते रहे हैं। बेसिकली आप पढ़ोगे आर्टिकल 22 को डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात यह है कि ये बुराई क्यों है, तो भाई बुराई इसलिए है क्योंकि इस 22(3) के तहत जब गिरफ्तार किया जाता है ना व्यक्ति को, वो बेसिकली अपराध होने के बाद आपराधिक आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब संदेह यानी शक के आधार पे, अभी तक तो व्यक्ति ने कृत्य किया भी नहीं है, संदेह के आधार पे 22(3) के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इससे क्या होता है,
पूर्व अपराधिका के प्रयोग यानी पास्ट क्रिमिनलिटी के प्रयोग को स्वीकृति देकर जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक निर्दोषता के सिद्धांत को दुर्बल बनाता है। हमारे क्रिमिनल सिस्टम का मेन सिद्धांत क्या है कि भाई जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन यहाँ पे तो कसूर करने से पहले शंका के आधार पे ही गिरफ्तार कर लिया, तो ये जो सिद्धांत है हमारा, इस सिद्धांत को कमजोर बनाता है। ये बुराई है बेसिकली। यहां से फिर आप 2-3 आलोचना कर सकते हो इसकी, जो कि यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। एक तो यही आलोचना हो गई कि निर्दोषता, जो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक निर्दोष होने का जो हमारा सिस्टम है उसको ये 22(3) जो है कमजोर बनाता है। इसके साथ ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली कि वास्तव में जिस अपराधी को संदेह के आधार पे पकड़ा गया, कई मामलों में वो बेकसूर निकला, है ना। मानवाधिकारों के उल्लंघन के आधार पे इसकी आलोचना की जाती है। तीसरी आलोचना इसकी की जाती है कि आप विश्व के बड़े से बड़ी डेमोक्रेसी को उठा लो, ठीक है, बड़ी से बड़ी डेमोक्रेसी में भी इस तरीके की जो निवारक निरोधक व्यवस्थाएं हैं वो सामान्य स्थितियों में तो कम से कम नहीं पाई जाती। हाँ, अमेरिका जैसे देश में आपातकालीन परिस्थितियों में निवारक निरोधक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सामान्य स्थितियों में भारत में ये निवारक निरोधक व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगाती हैं लोगों की स्वतंत्रता पे, है ना, और राज्य की शक्ति पे। क्योंकि निवारक निरोधक कानूनों के तहत क्या होता है, पुलिस की, राज्य की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके फिर अलग अलग प्रोविजन है, ध्यान रखिएगा। तो ये बुराई हो गई। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई बुराई तो है, कुछ कमियां तो हैं, लेकिन ये जरूरी भी है। और जरूरी क्यों है, इसके पीछे के क्या तर्क हैं वो हमें बताने पड़ेंगे कि भाई कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिक्रमण करने की जरूरत होती है, जहां पे हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने की जरूरत होती है। उसके पीछे के कुछ तर्क दे देंगे। जैसे आप सबसे पहला तर्क तो ये दीजिए कि हमारी संविधान सभा में जब वाद विवाद हो रहे थे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तर्क दिया था कि यदि बात राष्ट्र और सार्वजनिक सेवाओं की सुरक्षा के सामने आए, यानी जब राष्ट्र और सार्वजनिक व्यवस्था के समक्ष सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को सरकार द्वारा निरुद्ध किया जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है सरकार के द्वारा। हमारी संविधान सभा के सदस्यों की भी इस बात पे फाइनली सहमति हुई, तभी तो हमने 22(3) इत्यादि की व्यवस्था की, ठीक है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता का मुद्दा है भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले अलगाववादी आंदोलनों का खतरा जो उत्पन्न करते हैं व्यक्ति, उनको निरुद्ध करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता सुनिश्चित रह सके, ताकि अलगाववादी आंदोलनों को हवा न मिले। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ डिसीजंस के माध्यम से ये प्रूव करने का प्रयास किया है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस तरीके के कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में आवश्यक भी है और बुराई भी है, दोनों चीजें देख ली। अब हमें यह बताना पड़ेगा सीधा सीधा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां देश के भीतर विध्वंसक गतिविधियां होती हैं, है ना, गैर राज्य अभिकर्ताओं, नॉन स्टेट एक्टर्स का खतरा होता है, ऐसे में हमें यथार्थवाद को अपनाने के साथ साथ आदर्शवाद को संतुलित करने की जरूरत है। यानी हमें दोनों कार्यों को करने की जरूरत है। भाई हमारे सामने दुनिया भर के खतरे हैं, आतंकवाद है ना, इसके साथ ही नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष बड़े बड़े खतरे हैं, है ना। तो ऐसे संदर्भ में हमें ऐसे कानूनों की जरूरत है जब हम निरुद्ध कर सकें ऐसे व्यक्तियों को जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हो। और फाइनली हमें यह बताना पड़ेगा, लेकिन साथ ही हमें यह प्रयास करना चाहिए कि न्यायिक हस्तक्षेप और प्रक्रियात्मक रक्षा पायों को सुदृढ़ करने से इसके दुरुपयोग के विस्तार को रोका जा सके। यानी हमें यह प्रयास करना चाहिए कि ये जो कानून है इसका दुरुपयोग ना हो। उसके लिए फिर हमें अलग अलग रक्षोपायों पे विचार किया जाना चाहिए। समय समय पे हमें जो भी सुधार हम कर सकते हैं वो सुधार हमें करने चाहिए, ताकि जो निरुद्ध किया जा रहा है वो वास्तविक अपराधी को ही निरुद्ध किया जाए। इस निरुद्ध करने के प्रक्रम में कोई निर्दोष व्यक्ति ना गिरफ्तार हो, किसी निर्दोष व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन।
तो इस तरीके से आप एक बैलेंसिंग सा कंक्लूजन लिख सकते हो कि ये जरूरी भी है ना, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा के संदर्भ में, लेकिन इसे लागू करने के क्रम में हमें रक्षोपायों के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको समझ में आया, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 एक आवश्यक बुराई है। सबसे पहले हम 22 को बता देंगे, उसके बाद 22(3) के प्रोविजंस को बताएंगे, और जैसे ही 22(3) के प्रोविजंस को बताएंगे और ये बताएंगे कि यदि निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तो 22(1) और 2 के तहत जो अधिकार दिए जाते हैं वो उनको नहीं दिए जाते, है ना। इसकी बुराई यानी इसकी आलोचना की जाती है, एक तो निर्दोषता के सिद्धांत के आधार पे, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आधार पे, अन्य डेमोक्रेसी से जब हम तुलना करते हैं उनके आधार पे, ठीक है, इनके आधार पे हम आलोचना करते हैं। लेकिन आवश्यक क्यों है, तो आवश्यक होने के 3-4 तर्क दे देंगे और एक बैलेंसिंग सा निष्कर्ष हम दे देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रयास करना होता है, डेली आंसर राइटिंग जैसे मैंने अभी कराया, तो एक बार खुद से ही लिखने का प्रयास करना। और यदि किसी को 22 में दिक्कत है, अब मैं यहाँ पे आपको 22 नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, है ना, आपको यदि आर्टिकल 22 में दिक्कत है तो अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 22 मैंने खुद पढ़ाया हुआ है बहुत ही डिटेल से, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 23 अगस्त से यानी कल से हमारे नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। यदि आप 13 से 14 महीने में एक डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट सीरीज, यानी एक अनुशासन के तहत आप तैयारी करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच से जुड़े। ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेने के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये जो कंप्लीट P2I बैच है, यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ये आपको मात्र 69,999 में मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है इस बैच की, तो जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले सकते हैं और LD Live कोड का प्रयोग कर सकते हैं। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी फॉलो करना है। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF वगैरह आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि आर्टिकल 22 नहीं पढ़ा तो उनको कैसे समझ में, तो एक बार आर्टिकल 22 पढ़ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।